26 जनवरी 1950। ये दिनांक कोई भारतीय चाहकर भी नहीं भूल सकता। द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। इसी दिन हमारा संविधान हमारे देश में लागू हुआ था। द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड को लिखने में, ड्राफ्ट करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। पर इतना समय क्यों लगा और हमारे इंडियन लीडर्स को क्या परेशानियां आई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की नींव तो 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के समय ही रख दी गई थी, जब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, बाकी सिपाहियों ने मिलकर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सप्रेस कर दिया गया था, उसके साथ ये थॉट भी सप्रेस हो गया था। बट वो एक होप बनाकर गया था इंडियन लीडर्स को कि हाँ, आप खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो बना सकते हैं। जो कि मुद्दा बाद में उठा 1914 में, जब गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी थी। बट दैट वाज द टाइम व्हेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाज गोइंग ऑन। तो ब्रिटिश ने या हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट ने ये कहा कि पहले हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से डील कर लेते हैं, तब हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बना देंगे। लेकिन वो वर्ल्ड वॉर जीत भी गए और बात से मुकर भी गए। लेकिन जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आती है, साइमन कमीशन 7 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जो कि यही डिस्कस करने आया होता है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो किस बिहाफ पे बनेगा। बट नन ऑफ देम वाज इंडियन। इसी बात का विरोध कर रहे थे इंडियन लीडर्स, जिसे रोकने के लिए लाठी चार्ज का ऐलान किया जाता है और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इसी बात पे उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकेनहेड ने ये कहा कि इंडियन लीडर्स आर इनकैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस स्टेटमेंट डीपली हर्ट द इंडियन लीडर्स एंड दिस मेड देम एगिटेटेड टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कांग्रेस की अगली मीटिंग में नजर आ गई थी, जब मोतीलाल नेहरू ने कुछ पॉइंट्स को प्रपोज किया था। जैसे उसमें बिल ऑफ राइट्स से इक्वल राइट्स फॉर मैन वुमेन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिडुअल पावर इन द यूनियन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जैसे बातों को रखा था, जिसे बाद में स्वराज संविधान के नाम से भी जाना गया और उसको नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं। इन पैरेलल मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स को रखा था उस कॉन्फ्रेंस में, जिसे जिन्ना 14 पॉइंट्स भी कहा जाता है। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया, अगले कांग्रेस के सेशन में उसको अडैप्ट किया गया, तो एक 1930 में HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, उनका तो कंप्लीट स्वराज का डिमांड चल रहा था। उसी मुद्दे को 1930 में कांग्रेस ने भी उठाया था, कंप्लीट स्वराज को। दैट इज 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन 1934 में MN रॉय ने मांग की थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और 2 साल बाद कांग्रेस ने भी डिमांड किया कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। लेकिन कहा कि ठीक है, हम आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो बना ही दिया ना 1935 का, आप उससे काम चला लीजिए फिलहाल। लेकिन जो होप अभी भी इंडियन लीडर्स के दिमाग में थी कि अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके लिए वो अभी भी फाइट कर रहे थे। बात है 1946 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जो हिंद मैजेस्टी के जो मैक्सिमम आर्मी थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो वर्ल्ड वॉर लड़ने जा चुके थे
और इंडिया में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को भी स्टार्ट कर दिया था। और साथ में उधर सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज वो एक अलग प्रेशर बना रहा था ब्रिटिश के ऊपर, हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट के ऊपर। जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो चर्चिल के बजाय क्लेमेंट एटली जब ब्रिटेन के पीएम बनते हैं तो वो 3 कैबिनेट मिनिस्टर को इंडिया भेजते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर बात करने के लिए। जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंडिया आते हैं उसमें एक स्टेफर्ड क्रिप्स थे, इसीलिए ये जो मिशन था उसको क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। ये मीटिंग करते हैं शिमला में लॉर्ड वेवल जो कि उस समय के वाइसरॉय थे, स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन लेकर इंडिया आए थे, ये मिलते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस से। कांग्रेस के उस समय के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और खान अबुल गफ्फार खान पहुंचते हैं। और मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सरदार निस्तार और इस्माइल खान। जो 552 प्रिंसली स्टेट थे उनको रिप्रेजेंट करते हुए पहुंचे थे भोपाल के नवाब मोहम्मद हामिदुल्ला। डिस्कशन बहुत हीटी मोमेंट पे था जब मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था कि हमें दो अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, मुस्लिम्स के लिए अलग और कांग्रेस अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे। इस बात पे मोहम्मद हामिदुल्ला जो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कहा कि तो ठीक है, प्रिंसली स्टेट भी अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाएगा। These statements were strictly objected by सरदार पटेल। उन्होंने कहा एक कंट्री में एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है, फिर आप कैसे चलाएंगे देश को। इस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ठीक है, फिर तो 2 नेशन थ्योरी लेकर आए हैं, इंडिया को 2 डिफरेंट नेशन में आप बांट दीजिए। ईस्ट से हमें बंगाल और असम दे दीजिए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस दे दीजिए, पंजाब, सिंध और बालूचिस्तान दे दीजिए जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है। इस बात पे पटेल जी गुस्सा हो जाते हैं और ये मीटिंग वहीं खारिज की जाती है। और जो डेट फॉर फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसे भी डेफर कर दिया जाता है। लेकिन बाद में मान लिया जाता है क्योंकि पंडित नेहरू ब्रिटेन जाकर वहाँ पर मीडिया में बोलते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ही चाहिए, बाकी काफ़ी देर हो रहा है, हमें बनाना है करके प्रेशर बनाना स्टार्ट किया उन्होंने। तब जाके लॉर्ड वेवल और स्टेफर्ड क्रिप्स, क्लेमेंट एटली इन सभी मिलकर ने ये सारे मिलकर इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रजामंदी नवंबर 1946 में दे देते। टोटल जो स्ट्रेंथ रखी जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेट वाज 389, जिसमें कि 296 जो सीट्स थे वो ब्रिटिश इंडिया के पास थे और जो रिमेनिंग 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट के पास थी। जो 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के पास थे उसमें से 208 सीट्स कांग्रेस को दी जाती हैं और मुस्लिम लीग को मिलती है 73 सीट, 73। और जो रिमेनिंग रह गए वो पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस इन सभी में बटे थे। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल किया था। वो इस बात से गुस्सा थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें मुस्लिम्स यानी मुस्लिम लीग की सीट्स को बहुत कम रखे गए, तो ये तो कांग्रेस डोमिनेंट हो गया उनके अकॉर्डिंग। तो इस बात पे उन्होंने डायरेक्ट एक्शन को कॉल किया। बंगाल में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मासेकर हुआ, सिर्फ हत्यारों का राज चल रहा था सड़कों पे, 3 दिनों में 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, सबसे ज़्यादा नौखली में मारा गया था और ये राइट्स फैलता गया बॉम्बे तक। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना था। इसी बात पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनियन मिनिस्टर बने, सरदार पटेल होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ये सारे बने।
और जो मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान थे उनको फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को जवाहरलाल नेहरू के बराबर या उनके नीचे का पोस्ट मंजूर नहीं था बेसिकली। एक्चुअली ब्रिटिश चाहते ही नहीं थे जो कम्युनल प्रॉब्लम चल रहा था इंडिया में कि कभी सॉल्व हो, क्योंकि वो अगर चाहते थे कि अगर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना भी लेता है तो वो इतना वीक हो कि उसका पूरा का पूरा कमांड मेरे हाथ में हो। तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा पहली बार पार्लियामेंट में मिलती है तो प्रेसिडेंट को चुनने के लिए फ्रेंच प्रैक्टिस का यूज़ किया जाता है। जो सबसे सीनियर लीडर होते हैं उनको टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और वोटिंग के तहत परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और साथ में एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगली बार मिलती है 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रपोज करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली इंश्राइन द जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा। जैसे इंडिया एक सॉवरेन रिपब्लिक कंट्री होगा, जो भी इंडियन टेरिटरी या इंडियन टेरिटरी के बाहर वाले जो एरिया है वो अगर इंडिया में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, वो इनके यूनियन हो जाएंगे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, रेजिडुअरी पावर यूनियन के पास होंगे। जो डिप्रेस क्लास हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए अलग से कुछ सुविधा दी जाएंगी। ये सारे बातों को रखा था जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 में। जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ तो मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए थे कि हमारे गैर मौजूदगी में कैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। और जो जयकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट आर टू मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ दिस असेंबली। तो जब तक ये दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डेफर किया जाए। हालांकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका ऑब्जेक्शन किया था, बट ठीक है, जयकर साहब की बात को रख लिया गया था। लेकिन 14 जनवरी 1947 को जब मुस्लिम लीग ने विदाउट इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट किया तो जयकर साहब ने अपने स्टेटमेंट को वापस लिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन और प्रपोज्ड ऑन 13 December 1946 and it was accepted on 22nd January 1947। तब तक चीज़ें चल रही थी, मुस्लिम लीग अभी भी बॉयकॉट कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना अभी भी नाराज़ चल रहे थे। जब 3 जून 1947 को क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा और लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 नेशन थ्योरी या फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया को फाइनली एक्सेप्ट किया, अनाउंस किया कि ठीक है पार्टीशन करवा देते हैं, आपका कम्युनल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रहा है। तब जाके मुस्लिम लीग के वो लीडर्स जो अब पाकिस्तान का पार्ट नहीं होंगे वो अब आना स्टार्ट कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और प्रिंसली स्टेट के लोग भी आना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि अब उन्हें डिसाइड करना था वेदर दे वांट टू गो विद पाकिस्तान और इंडिया। तो 3 जून को तो ये सारे सीन्स हुए, बट 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया का नेशनल फ्लैग को प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को ही भारत का तिरंगा नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया था। और 14 अगस्त 1947 की मिडनाइट जब हमें फ्रीडम मिला तो उस दिन श्रीमती हंसा मेहता ने नेशनल फ्लैग को प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के वुमेन के आधार पर उनकी तरफ से। और श्रीमती सुचिता कृपलानी ने गाया था सारे जहां से अच्छा, इकबाल द्वारा लिखा गया है ये गाना।
और साथ में नेशनल एंथम भी, जो कि जन गण मन बाई रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी गाया गया था। बात आती है 29 अगस्त 1947 की, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनाउंस किया ड्राफ्टिंग कमेटी। 7 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी को अनाउंस किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के लीगल एडवाइजर बनाया गया बेनेगल नरसिंह राव को, BN राव, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी को या कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट होंगे उसको सुपरवाइज करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और जो अदर मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अयंगर, KT मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मिटर और DP खेतान। हालांकि इनके बीच में ही BL मिटर और DP खेतान की तबीयत ज़्यादा खराब होने के वजह से BL मिटर को रिप्लेस किया था N माधव राव ने, और DP खेतान को रिप्लेस किया था TT कृष्णमाचारी ने। अब 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार तो हो गई, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को पहली बार फाइनल ड्राफ्ट को पढ़ा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसका डिस्कशन 5 दिनों तक चला, जो कि 9 नवंबर 1948 तक। जो दूसरी रीडिंग स्टार्ट हुई थी 15 नवंबर 1948 को, वो लगभग 11 महीने चले 17 अक्टूबर 1949 तक, जिसमें टोटल 7,653 7653 अमेंडमेंट्स किए गए थे। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे 299 में से, उन्होंने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। कुछ आर्टिकल्स तो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे भारत में, जो कि थे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। और जो बचे हुए आर्टिकल्स थे वो लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि इसी दिन स्वराज डे मनाया जाता है। 1930 में 26 जनवरी को ही स्वराज डे बोला गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को रखा गया कि इसी दिन हम लोग अपने आप को रिपब्लिक घोषित करेंगे। सो 26 जनवरी 1950 वॉज नोन एज रिपब्लिक डे। तो और भी कुछ इम्पॉर्टेंट लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में काफ़ी मददगार और काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जैसे प्रेम बिहारी रजिदा, जिन्होंने कैलीग्राफ किया था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से इटालियन फॉन्ट में। शांति निकेतन के मेंबर नंदलाल बोस ने इसको डिज़ाइन किया था, सारे पेजेस को डेकोरेट किया था। और वसंत वैद्या ने लिखा था इसको हिंदी में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हिंदी में कैलीग्राफ किया था वसंत वैद्या ने, और हिंदी वाली कॉन्स्टिट्यूशन को भी डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था और फाइनली लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए इसी दिन हम लोग इसको रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।